एकांक डब्बा में यानी एकांक पात्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। देखिए जो बाहर की हवा है उसके तुलना में जो इसमें हवा है वो क्या है, वो बहुत ही पास पास है। इसके अणु बहुत ही दबाव के साथ इसमें भरे गए हैं, राइट। ये उसके अणु जो है वो बहुत पास पास है, किसके तुलना में, जो बाहर की हवा है उसके तुलना में। यानी कि अगर इसको हम खोलेंगे, इसको क्या करेंगे, स्प्रे। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए मैं आप सभी को अपने इस न्यू वीडियोज़ में स्वागत करता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक्स होने वाला है वो होने वाला है विसरण और परासरण के बीच क्या संबंध है। इसको आज हम सबसे आसान भाषा में समझेंगे कि विसरण क्या है और परासरण क्या है। देखिए इन दोनों के अंतर को हम फिलहाल नहीं जानेंगे, अगले आने वाले वीडियोस में इन दोनों के अंतर को जानेंगे। तो देखिए विसरण और परासरण क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक्स यही है। तो चलिए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विसरण क्या है, उसके बाद से जानेंगे परासरण क्या है। देखिए विसरण को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि सांद्रता क्या होता है। देखिए अगर हम सांद्रता की बात करें तो होता क्या है वो कि एकांक आयतन में उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा, कितनी पदार्थ उसमें उपस्थित है, उसी को हम लोग बोलते हैं सांद्रता। देखिए आप समझिए तब आपको अच्छी प्रकार से सांद्रता समझ में आएगा। देखिए अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, विसरण की परिभाषा की बात करें तो क्या है, गैसीय पदार्थ जो होता है उसको उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यानी कि निम्न सांद्रता की ओर गति करना आपका विसरण कहलाता है। देखिए आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, राइट, मान लीजिए आप सबसे पहले समझिए कि उच्च सांद्रता क्या होता है और निम्न यानी कि कम सांद्रता क्या होता है। इन दोनों को अगर आप समझ गए तो आप विसरण और परासरण को एकदम आसान भाषा में समझ जाएंगे, राइट ना। सबसे पहले आप समझिए कि उच्च सांद्रता क्या होती है। मान लीजिए कि ये आपके दो पात्र हैं, एक पात्र और ये दूसरा पात्र। इन दोनों के आयतन क्या है, समान है। आयतन क्या है, इस आयतन के समान है, यानी दोनों के आयतन जो है वो बराबर हैं, राइट। अब देखिए मान लीजिए कि इसमें आपका चीनी का घोल है, इसमें आपका क्या है, चीनी का घोल, और जो ये है इसमें पानी का घोल है, यानी पानी है, राइट। ये आपका दूसरा पॉइंट है। अब देखिए जब इसमें चीनी का घोल है तो क्या होगा, जब इसमें चीनी का घोल है तो क्या होगा, इसके जो अणु होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे। देखिए जो पाग होता है अगर आप उसको गिराते हैं नीचे तो वो थोड़ा चिपचिपा टाइप का होकर गिरता है, राइट ना। और जो ये पानी होता है वो आसानी से गिर जाता है। यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि जो ये चीनी का घोल है उसके जो अणु है वो बहुत ही पास पास हैं, राइट। तो जो इसके अणु है वो क्या है, अणु क्या है, पास पास है, पास पास। जो इसके अणु है वो चीनी के घोल के तुलना में थोड़ा दूर दूर है, तो अणु दूर दूर, राइट, दूर दूर। अब देखिए जब चीनी का घोल जो होगा उसके अणु पास पास होंगे तो इसका फिगर कैसे बनेगा, एकदम पास पास, एकदम पास पास। इसका ये आपका चीनी का घोल, इसमें पानी का घोल है तो इसके अणु दूर दूर है तो ये दूर दूर बनेगा। अब देखिए इससे ये सिद्ध होता है कि जो इसकी सांद्रता है वो क्या है, उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता। जो इसकी सांद्रता है वो क्या है, निम्न सांद्रता, निम्न या कम सांद्रता है, निम्न सांद्रता। अब देखिए ये तो था आपका उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता, जिसको आप अच्छी प्रकार से समझे होंगे। अब हम समझेंगे जो विसरण है उसकी एग्जाम्पल आप अगर आप समझ गए तो आपका जो विसरण है वो परिभाषा खुद बना लेंगे, राइट ना। देखिए मान लीजिए कि ये है आपके सामने क्या, ओमनी जेल है, राइट।
अगर इसमें हम बात करें, देखिए ये था आपका गैसीय पदार्थ, इसमें गैसीय पदार्थ भरा है, तो सांद्रता क्या था, एकांक डब्बा में यानी एकांक पात्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। देखिए जो बाहर की हवा है उसके तुलना में जो इसमें हवा है वो क्या है, वो बहुत ही पास है, इसके अणु बहुत ही दबाव के साथ इसमें भरे गए हैं, राइट। ये उसके अणु जो है वो बहुत पास है, किसके तुलना में, जो बाहर की हवा है उसके तुलना में। यानी कि अगर इसको हम खोलेंगे, इसको क्या करेंगे, स्प्रे, देखिए ये हो गया आपका स्प्रे, राइट। अब हम स्प्रे किए तो क्या हुआ कि जब इसमें उच्च सांद्रता थी तो एक किस ओर गया, निम्न सांद्रता की ओर गया। यानी कि जो हवाएं थी उसमें क्या थी, कम सांद्रता यानी निम्न सांद्रता, ये क्या है, इसमें है उच्च सांद्रता। जब इसको स्प्रे किए तो ये निम्न सांद्रता की ओर भागी, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, राइट, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से समझ लीजिए। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इत्र को स्प्रे करने के बाद, इत्र को जब हम स्प्रे किए तो क्या हुआ कि जो इत्र का सुगंध है, सुगंध या जो उसमें गैस पदार्थ है, गैसीय पदार्थ वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति की, राइट। तो आपने विसरण को अच्छी प्रकार से समझा होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, राइट ना। तो अगर आपने विसरण को समझ लिया तो अब हम समझेंगे परासरण को। देखिए सेम इसके उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। देखिए कैसे, ये है आपका परासरण, इसमें क्या था, गैसीय पदार्थ, इसमें पदार्थ है आपका, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यानी उच्च सांद्रता की ओर जो पदार्थ है वो गति कर रहा है। कैसे, आप अगर एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको परासरण बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट ना। देखिए यह है आपका, मान लीजिए ये है आपका पात्र, ये है आपका पात्र, ये मान लीजिए आपका एक किशमिश, राइट। जो किशमिश में शर्करा का घोल है यानी जो चीनी है, शर्करा, जो शर्करा है वो पानी की तुलना में क्या है, ये है आपका पानी, यानी जो शर्करा है उसमें क्या है, उच्च सांद्रता है। तो आपको एक बात याद करना पड़ेगा कि सांद्रता जो होती है वो एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही हम सांद्रता बोलते हैं, राइट ना। तो इसमें क्या है आपका, जो सांद्रता है, वो क्या है, उच्च है, उच्च। अब देखिए चूंकि इसमें सांद्रता उच्च है और जो पानी है उसमें क्या है, सांद्रता निम्न है, निम्न सांद्रता, ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिए। आप समझिए, जब भी हम किशमिश को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि जो किशमिश होता है वो 3 घंटे, 2 घंटे या आधे घंटे के बाद क्या होता है, फूल जाता है, राइट। तो जब ये फूलता है इस प्रक्रिया को हम परासरण बोलते हैं। देखिए ये जो है आपका, ये जो किशमिश की बाह्य झिल्ली है उसको हम बोलेंगे अर्धपारगम्य, राइट। देखिए पदार्थ का निम्न सांद्रता से, यानी कि इसमें है निम्न सांद्रता, ये है आपका उच्च सांद्रता। जब इसको डालेंगे, इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, ये फूलेगा।
तो निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति को हम क्या बोलते हैं? परासरण। तब आप समझिए कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं, जो किशमिश की बाह्य झिल्ली है उसको आप मान लीजिए अर्धपारगम्य है, तो उसी के द्वारा ये जो पानी है वो किशमिश में जाता है, जिसके कारण जो किशमिश होता है वो फूल जाता है। सेम इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? परासरण। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने विसरण को और परासरण को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में आप बताइए कि वीडियोस कैसा है। आप ही के वजह से हम वीडियोस को अच्छी प्रकार से, एकदम अच्छे से अच्छे प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहें। अगर आप इतना साधारण तरीके से पढ़ना चाहते हैं, एकदम आसान तरीके से किसी भी टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।